ओह गॉड, कितनी गर्मी है। फाइनली मैंने थोड़ी बहुत तो शॉपिंग कर ली। आखिर हमें वेकेशन पर जो जाना है। अरे मोहिनी, क्या कर रही हो? इतनी गर्मी में भी सफाई कर रही हो। अरे कम से कम घर के अंदर बैठ जाओ, कहीं धूप से पिघल ना जाओ। अब पिघलने की वजह से दीदी घर में तो नहीं बैठ सकती। आखिर घर की साफ सफाई भी करनी जरूरी है। आप तो करती नहीं है, रोज हर 2 दिन में शॉपिंग करने जाती हैं। मेरा ऐसा नहीं है ना। तुम्हारा ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे हैं तो मैं हर दिन 2 दिन में शॉपिंग करने चली जाती हूँ। और इस बार तो हम समर वेकेशंस में गोवा जा रहे हैं। वहाँ का खाना पीना पार्टी वगैरह सब बहुत अच्छा होता है। तुम तो अफोर्ड नहीं कर सकती। वैसे तुम पिछली बार कहाँ गई थी? नहीं, तुम तो हमेशा की तरह अपनी वेकेशन झोपड़ी में ही मनाती हो। लेकिन हम भी एक दिन वेकेशन पर जरूर जाएंगे। रहने दो, मेरे सामने बोलने के लिए तुम ये सब कह रही हो। असल में तुम्हारे जेब में अठन्नी नहीं है। फिर भी मैं तो यही कहती हूँ, अपनी छोटी सी बच्ची की परवाह करो। उसे तो गर्मी की छुट्टियों में घर में मत सड़ाओ, वेकेशंस पर ले जाओ। अच्छा, मुझे जाना है। टिंकू, टिंकू बेटा, देख मैं तेरे लिए कॉकटेल और बर्गर लाई हूँ। शीतल जानबूझकर मोहिनी को चिढ़ाकर घर में चली जाती है, जहां उसका बेटा कॉकटेल और बर्गर एक साथ खाता पीता है। तभी मोहिनी की बेटी अपनी खिड़की से उसे खाता हुआ देख कहती है, ओए टिंकू, तू ये क्या खा रहा है? मुझे भी बता, मैं अपनी मम्मी से मंगवाऊंगी। अरे तेरे बस की बात नहीं है, अपनी मम्मी से मंगवाना है, बहुत महंगा है। मेरी मम्मी मॉल से लाई है। इट्स सो टेस्टी। वैसे मेरी मम्मी ने गोवा की ट्रिप प्लान की है, जहाँ बहुत मस्ती करेंगे हम। इस बार तो स्विमिंग पूल वाली जगह पर जा रहे हैं। तू देखना, इस बार मैं भी वेकेशंस पर जाऊंगी और गोवा ही जाऊंगी, और वहाँ आकर तुझे हाय हेलो भी करूंगी, समझा टिंकू? हाँ, मुझे पता है तू मेरे सपने में आकर वेकेशंस पर जाएगी, वही बाय करेगी मुझे। तुम गरीब लोगों का सब कुछ पता है, मुझे मत सिखा। टिंकू तू बहुत गंदा है, कट्टी। तभी तन्वी रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। क्या हुआ तन्वी, तू रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ मेरी तन्वी गुड़िया को? आइसक्रीम चाहिए? नहीं दादी, टिंकू मुझे चिढ़ा रहा है। एक तो वो अच्छे वाले बर्गर खा रहा था, मुझे भी वैसा खाना है। और इसकी फैमिली इस बार उसको गोवा के वेकेशन पर ले जाएगी। माँ, मुझे भी गर्मी की छुट्टियों में यहाँ पर नहीं रहना, मुझे भी वेकेशन पर जाना है, मुझे भी घूमी घूमी करनी है। ओहो, ये सामने वाला टिंकू मेरी पोती को चढ़ाता है। छोड़िए ना पापा जी, उन लोगों पर पैसा है तो इसीलिए शो ऑफ करते रहते हैं और मेरी बेटी का दिल जलाते रहते हैं। माँ, पापा को बोलो इस बार हम भी गोवा पर जाएंगे और इनको दिखाएंगे कि हम भी घूम सकते हैं। वो मेरे को घर ही बोल रहा था। ठीक है बेटा, मैं पापा से बोल देती हूँ, शायद इस बार हम गोवा पर जाएं। ये अब तो मैं भी गोवा जाऊंगी, अब तो मैं भी वेकेशंस पर जाऊंगी, बल्ले बल्ले। तन्वी यही बताने के लिए टिंकू को बाहर चढ़ाती है। तूने तन्वी से झूठ क्यों बोला? गोवा बहुत दूर है, वहाँ जाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर उसे पता लगा हम वहाँ नहीं जा पाएंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। माँ जी, उसका दिल ना टूटे इसीलिए मैंने उसे दिलासा दे दिया। मेरी भी मजबूरी है। खैर आप ये सब छोड़िए, खाना खा लीजिए। तन्वी बेटा, घर में आ जा। तब मोहिनी की आवाज सुनकर तन्वी घर आ जाती है, जहाँ सब मिलकर दाल रोटी खाते हैं। शाम को मजदूरी से अमन भी आ जाता है। तब अजी, वो सामने वाली अमीर पड़ोसन हमेशा वेकेशंस पर कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाती है। आप हमें कभी भी कहीं नहीं ले जाते, लेकिन इस बार मेरी बेटी और मेरा, हम सबका बहुत मन है कहीं ना कहीं बाहर जाने का, और तन्वी गोवा जाने की जिद कर रही है। अब आप पैसों का इंतजाम कर लो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार मैंने भी सोच रखा है, अपने परिवार को वेकेशन पर गोवा घूमने जरूर ले जाऊंगा। इसलिए 6 महीने से पैसे जोड़ रखे थे। कुछ पैसों की जरूरत है, मालिक से एडवांस ले लूंगा। सच में? इसका मतलब हम गोवा वेकेशन पर जा रहे हैं? हाँ मोहिनी, हाँ, लेकिन वहाँ पर हम सबके आने जाने में बहुत पैसे लग जाएंगे और वहाँ का खाने का खर्चा भी ज्यादा है। इसलिए हो सके तो घर का ही सामान खाने पीने का ले चलना, जिससे कम बजट बने। आप उस चीज की टेंशन मत लीजिए, खाने का जुगाड़ तो मैं कर लूंगी। बस आप मुझे 300 से 400 रुपए दे दीजिए ताकि अपनी बेटी के लिए 1-2 फ्रॉक और चश्मा ले आऊं। और मैं मैदा पापड़ ले आती हूँ, उससे कुछ मट्ठी नमक पारे बना दूंगी और हम बाहर लेकर चलेंगे। और मम्मी मुझे कपड़े? हाँ हाँ बेटा, दिलाऊंगी ना। हम सारा सामान कल लेने चलेंगे। अगले दिन बहू दुकान से मट्ठी और नमक के पारे बनाने का सामान खरीद लाती है, जिसे सास बहू मिलकर बनाकर तैयार कर लेते हैं। माँ जी, हमें इतनी सारी मट्ठी और नमक पारे हो जाएंगे ना? हम ये ट्रेन में बैठकर भी खा लेंगे, सुबह चाय नाश्ते में भी, और वैसे भी खाने के टाइम भी तूने चटनी बना ली है। बस माँ जी, वही हरी पुदीने की और सोंठ की चटनी तैयार करके डिब्बे में रख लूंगी और शाम को तन्वी को कपड़े दिलाने ले जाऊंगी। आपके लिए भी एक टोपी ले आऊंगी। अरे बहू, मुझे अच्छे से पता है
अमन, पर इतने पैसे नहीं है, तुझे जो भी लाना है बस मेरी पोती को ला कर दे दे। हम सब तो जा रहे हैं, इसी में ही खुश हैं। जी माँ जी। और बहू थोड़ा सा अनारदाना और पेट साफ करने वाला चूरन रख लेना, और कुछ दवाइयाँ भी। अगर रास्ते में कुछ हुआ तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अरे पापा जी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो काम तो मैं सबसे पहले करूंगी। तब मोहिनी अलग अलग पुदीने और सौंठ की चटनी तैयार करके रख लेती है और सबका अलग अलग बैग भी बना लेती है। फिर अपनी बेटी को बाजार ले जाती है, जहां से कुछ खीरे, ककड़ी, नमकीन, दही खरीद लेती है। फिर बेटी को फ्रॉक, चश्मा और सैंडल दिलाकर घर आ जाती है। तभी शीतल और शॉपिंग करके आती है। क्या बात है मोहिनी, तुम अपनी बेटी को शॉपिंग करवा कर ला रही हो? सस्ती ही सही, चलो कुछ तो दिलाया। लेकिन मुझे देखो, मैंने वेकेशन पर जाने के लिए अपने लिए सैंडल, वन पीस ड्रेस, मेकअप का सामान, हेयर स्ट्रेटनर, ये सब खरीदा और अपने बेटे, पति और माँ जी के लिए भी कपड़े लाई हूँ। अच्छी बात है शीतल, वैसे मैंने तुमसे पूछा नहीं था कि तुम क्या क्या खरीद कर लाई हो, फिर भी मैंने सुन लिया। तुम इतना इतरा क्यों रही हो? कहीं घूमने जा रही हो? बिल्कुल, मैं भी अपने परिवार के साथ समर वेकेशन की छुट्टी मनाने जा रही हूँ। ये सुन शीतल का मुंह बन जाता है और वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन की फ्लाइट से अमीर बहू का परिवार गोवा पहुंच जाता है, जबकि गरीब बहू के परिवार वाले ट्रेन से 2 दिन का सफर करके गोवा पहुंचते हैं। इत्तेफाक से गरीब परिवार वाले सस्ते होटल के एक कमरे में रुकते हैं, जबकि सामने वाला अमीर होटल अमीर बहू का होता है। वो सब लोग गोवा के बीच पर पानी में स्विमिंग करने जाते हैं। तभी तन्वी ने मिट्टी का कैसल बनाया होता है, जो टिंकू जाकर तोड़ देता है। आहा, मेरा कैसल टूट गया। ये किसने किया? किसकी बॉल है? टिंकू, तू भी यहीं पर आया है? मैंने तो पहले ही बोला था कि मैं यहाँ पर आऊंगा। तूने चीटिंग की ना मेरी यहाँ आकर। अच्छा हुआ तेरा कैसल टूट गया। ला मेरी बॉल दे। तभी तन्वी गुस्से में टिंकू की बॉल पानी में फेंक देती है और उस बॉल को मोहिनी लाकर देती है। तन्वी बेटा, ऐसा नहीं करते। हो तुम लोगों की इतनी हैसियत होगी कि गोवा वेकेशन पर आ गए। अच्छी बात है, लेकिन हमारे जितना एक्सपेंसिव खाना नहीं खा पाओगे, तुम्हारे बजट में नहीं है। शीतल बहू, आजा, होटल के स्टाफ बुला रहे हैं लंच के लिए। ओह वाओ, हमने जो टोफू, एवोकाडो सैंडविच, कोकम शरबत और यहाँ की स्पेशल थाली, वो सब खाएंगे। शीतल मोहिनी को चढ़ाकर वहां से चली जाती है, तो गरीब परिवार भी अपने लाए हुए चीज को कमरे में जाकर खाता है। वाह बहू, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ बहू, यहाँ कितनी ठंडी हवा चल रही है, मजा आ गया गोवा बीच पर नहाकर। अच्छा हुआ मोहिनी तुमने खाने के पैसे बचा लिए। मैंने मेन्यू देखा था, यहाँ बहुत महंगा सामान है। मम्मा, खाने को दो ना। ले बेटा, 2 दिन का खाना है, 2 दिन बाद हम यहाँ से घर जाएंगे। वहीं अमीर फैमिली भी एक्सपेंसिव खाना खाकर एंजॉय करती है। शाम को दोनों परिवार गोवा बीच पर जाते हैं। वहाँ के लोग तबला बजाकर आदिवासी वाला डांस कर रहे थे, जहाँ दोनों बच्चे भी डांस करने लगते हैं। रात को गरीब परिवार को गर्मी लगती है, तो वो बीच पर ठंडी हवा में सोते हैं, जबकि अमीर परिवार एसी वाले कमरे में सोता है। अगले दिन अमीर गरीब दोनों बहू के परिवार वाले गोवा बीच पर पानी में नहाकर एक दूसरे पर छींटे डालकर बहुत मजे करते हैं। वहीं अमीर परिवार नारियल पानी पीकर चश्मा, टोपी लगाए इतरा रहे होते हैं, तो अमन भी फिशिंग करके 4 मछली ले आता है, जिसे मोहिनी भून देती है। माँ, मुझे भी नारियल पानी पीना है। बेटा तू खीरा खा, इसका स्वाद भी नारियल पानी जैसा लगेगा। मैंने इस पर नमक भी लगाया है। मछली चावल खाएंगे। ठीक है माँ। वहीं शीतल के परिवार ने खाना ऑर्डर किया था, वो मिलता ही नहीं है। तभी भूख से टिंकू बेहोश हो जाता है। मोहिनी वहां मछली चावल लेकर खाना पूछने आती है कि अहंकार के चक्कर में शीतल मना कर देती है। तभी हे भगवान, लगता है मेरा बच्चा भूख से बेहोश हो गया। मैं क्या करूं, कहाँ से खाना लाऊं? बहू तो कितनी घमंडी है। हमारे पड़ोसी हमारे टिंकू को खाना दे रहे थे, तो तूने खाने क्यों नहीं दिया? उसकी भी तुझे फिक्र नहीं है? तब मोहिनी आकर टिंकू पर पानी छिड़कती है। वो होश में आता है और मोहिनी अपने हाथ से मछली चावल खिलाती है, जिससे उसे बेहतर लगता है। आंटी, अब मेरा पेट भर गया, थैंक यू। मुझे बहुत देर से भूख लग रही थी। शीतल, अपने घमंड को साइड में रखकर अगर तुम अपने बेटे को देख लेती तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। हम गरीब ही सही घर से खाना लाए हैं। तुम्हारे इतने पैसे होने के बावजूद भी तुम अपने बच्चे को देख नहीं पाई। इतनी शॉपिंग करने से अच्छा था कुछ खाने का सामान रखकर ले आती तो बेहतर होता। मुझसे गलती हो गई मोहिनी, मुझे माफ कर दो। और टिंकू को खाना खिलाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब हम सब साथ में वेकेशंस मनाएंगे। अगले दिन दोनों फैमिली साथ में वेकेशन एंजॉय करते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। अरे वाह दीदी, यकीन नहीं होता कि हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में तय हो गई है। अब हम दोनों माँ से तो दूर होंगे, लेकिन एक दूसरे के हमेशा पास ही रहेंगे। बिल्कुल सही कहा, हम बहनें कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगी। पूजा, रिधिमा, क्या बातें हो रही हैं। थैंक यू सो मच माँ, जो आपने हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में तय कर दी। हम दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे।
अच्छा, वैसे आज बात पक्की हुई है। इसी खुशी में तुम दोनों के ससुराल वाले तोहफे देकर गए हैं। लो, अपने अपने नाम वाले तोहफे ले लो। कमला के बोलने पर दोनों बहनों ने अपने अपने नाम के तोहफे ले लिए और वो उन्हें खोलने को बैठी। जैसे ही रिद्धिमा ने अपने तोहफे को खोलकर देखा, वाओ, इट्स हील्स, साथ में मिस डायर का परफ्यूम और ये इतनी ज्यादा ब्रांडेड साड़ी। माँ, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा महंगा सामान आया है। तेरी बक्से में क्या है पूजा? मुझे भी बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन आपके जितने बड़े ब्रांड्स की नहीं है। सच? अरे हाँ, याद आया, मेरे पति वंश ही तो होंगे। उन्होंने ही तो सारा घर अपने कंधों पर संभाला हुआ है। विराट तो बस ठीक ठाक ही कमाते हैं। रिद्धिमा ने ऐसे ही पूजा को बात सी मारी, जिसको सुनकर पूजा उदास सी हो गई। पूजा और रिद्धिमा दोनों बहनें थीं और दोनों ही बहनों की एक ही परिवार में शादी होने वाली थी। पूजा जो कि छोटी बहन थी, उसकी शादी एक ही घराने के छोटे बेटे और रिद्धिमा के बड़े बेटे से तय हुई। देखते ही देखते ऐसे ही समय गुजर गया और वो वक्त भी आ गया जब दोनों बहनों की शादी हो गई। रिद्धिमा अमीर पति मिलने से घमंडी हो चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा आज भी पहले ही जैसी थी। अब दोनों बहनों की शादी हुए एक हफ्ता बीत चुका था और आज दोनों बहनें साथ साथ खाना बना रही थी। दीदी, आज बस आलू की सब्जी बना लेते हैं, आज पनीर नहीं बनाते। अच्छा, लेकिन क्यों? पनीर क्यों नहीं? मेरा मतलब तेरा पति यानी कि देवर जी करीब हैं, तो क्या हुआ? मेरे पति के पास पैसे बहुत हैं, तो मेरी तरफ से पनीर खा लेना। दीदी, मैं गरीबी या अमीरी की वजह से पनीर को मना नहीं कर रही थी। मेरा पनीर खाते खाते मन भर गया है, इसलिए बस मना कर रही थी। ओह अच्छा, वैसे अगर तू पैसे की भी सोच कर मना करे तो बात गलत नहीं होगी। पनीर महंगी चीज है और तुम, खैर छोड़ो, मैं ये नहीं कहती, नहीं तो तुझे बुरा लग जाएगा। रिद्धिमा ऐसे बोलती हुई रसोई से चली गई। दीदी, अब कहने और सुनने को रह ही क्या गया है? शादी होते ही आप तो पूरी की पूरी ही बदल गई। सही कहते हैं लोग कि ये अमीरी और पैसा खून के रिश्तों के बीच में भी दरार बना देते हैं। पूजा काफी दुखी हो गई थी अपनी बड़ी बहन के ऐसे बर्ताव से, लेकिन उसने फिर भी किसी तरह खुद को संभाल लिया। ऐसी सिलसिला जारी था और आज दोनों बहनें साथ साथ शॉपिंग करने को आई हुई थी। रिद्धिमा पूजा को एक बहुत ही बड़े ब्रांडेड मॉल में लेकर गई, जहां वो बहुत ही महंगी महंगी चीजों की शॉपिंग कर रही थी। पूजा, बता कि ये पर्स कैसा है? दीदी, अच्छा तो है, लेकिन ये कुछ ज्यादा महंगा नहीं है। महंगा? हाँ, तेरे हिसाब से तो ये महंगा ही है, लेकिन मेरे लिए नहीं, सिर्फ 50,000 का ही तो है, और 50,000 बड़े ब्रांड्स के लिए कुछ भी नहीं होते हैं। रिद्धिमा ऐसे ही पूजा को पैसे की धौंस दिखाते हुए महंगे महंगे पर्स, जूते, ड्रेसेस वगैरह लेने लगी। उसने अपनी नंद और सास के लिए भी ऐसे ही ब्रांडेड सामान खरीदा और कुछ देर तक शॉपिंग करके वो दोनों मॉल से निकल आईं। रिद्धिमा दीदी, अब आप मेरे साथ भी लोकल मार्केट चलो ना, मुझे भी शॉपिंग करनी है। नो वे, मैं यहाँ की लोकल मार्केट जाऊँ? ऐसा नहीं हो सकता है। तुझे जाना है तो तू जा, मैं नहीं जाऊंगी। दीदी, मैं भी तो आपके साथ आई हूँ ना, प्लीज आप भी मेरे साथ चलिए। पूजा के बार बार बोलने पर रिद्धिमा उसके साथ जाने को राजी हुई। दोनों बहनें शहर के लोकल बाजार पहुंच गई, जहां जाने के बाद पूजा ने बड़े ही हिसाब से शॉपिंग की। दीदी देखो ना, ये साड़ी 50 रुपए सस्ती है, लेकिन मुझे ज्यादा अच्छी है 50 रुपए महंगी वाली लग रही है। मैं कौन सी लूं? एक काम करती हूँ, ये सस्ती वाली साड़ी ले लेती हूँ, क्योंकि फिलहाल तो मुझे डेली के लिए कपड़ों की जरूरत है। अब कहीं जाने का होगा तब इस साड़ी को आकर खरीद लूंगी। पूजा ऐसे ही हिसाब से काम कर रही थी। कुछ देर को शॉपिंग करने के बाद पूजा भी बाजार से आ गई, जिसके बाद दोनों बहनों ने घर आकर अपना अपना सामान निकाला। ये लो ज्योति, ये ब्रांडेड जीन्स खास मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, ये ज़ारा की है। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, ज़ारा का क्लोथिंग स्टाइल तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच। और बहू, तू मेरे लिए भी इतनी अच्छी साड़ी लाई है ना कि बस देखते ही दिल खुश हो गया। रेखा और ज्योति को रिद्धिमा का दिया हुआ तोहफा तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ऐसे ही पूजा ने भी उन दोनों को अपना लोकल मार्केट से लाया हुआ सामान दिया। ये लो ज्योति, ये ड्रेस ब्रांडेड तो नहीं है, लेकिन ये ड्रेस मुझे तुम्हारे ऊपर सोचकर बहुत अच्छा लग रहा था, सो मैं ले आई। शुक्रिया। और मेरे लिए बस तू ये चाय का कप लेकर आई है? हाँ माँ जी, आपका चाय का कप टूट गया था ना, तो मुझे ये वाला आपके लिए अच्छा लगा। बेचारी पूजा के लाए हुए सामान को किसी ने भी ज्यादा खुशी से एक्सेप्ट नहीं किया।
ऐसे ही सिलसिला जारी था। दोनों बहनों के नेचर में अब जमीन आसमान का अंतर हो चुका था। एक तरफ पूजा थी जो बहुत ही सोच समझकर अपने पति के पैसों को उठाती थी। मुझे घर के लिए थोड़ा सा सामान मंगवाना है। इस वेबसाइट पर तो बहुत महंगा है, किसी दूसरी पर देखती हूँ। अरे हाँ, इस पर ये 50% ऑफ में मिल रहा है, यहीं से ऑर्डर करूंगी। एक तरफ पूजा इस तरह से पैसे बचाती थी तो वहीं दूसरी तरफ रिधिमा। अरे वाह, लगता है वंशी को कोई बोनस मिला है। पूरे 5 लाख अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। एक काम करती हूँ, मुझे जो वो 3 लाख वाली ड्रेस और 2 लाख वाले शूज पसंद आए हैं उन्हें मंगवा लेती हूँ। रिधिमा ऐसे ही लाखों रुपए बिना सोचे समझे उड़ा देती थी। एक तरफ जहां पूजा का पति बस छोटी सी जॉब के बाद भी उससे पैसों को लेकर कोई शिकायत नहीं करता था, वहीं रिधिमा का पति अकेले में उसको डांटता था। रिधिमा, पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है, तुम्हें मेरी कमाई को बचाना चाहिए ना कि इस तरह से उड़ा देना चाहिए। जाइए, आप कमाते किसके लिए हो? मेरे लिए ना। तो फिर मुझे वो करने दो जो भी मुझे करना है। रिधिमा कभी भी वंश की बात को नहीं समझती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज अचानक से ही रिधिमा के बैंक अकाउंट, जो कि वंश का भी अकाउंट था, उसमें 10 लाख रुपए आए। अरे वाह, 10 लाख रुपए! आज तो बड़ी लॉटरी लग गई है शायद। चलो जल्दी से इस पैसों को कहीं लगा देती हूँ। रिधिमा ने ऐसे बोलकर उन पैसों से शॉपिंग कर ली तो वहीं दूसरी तरफ। वंश, मैंने तुम्हें जो पैसे भेजे थे, अब तुम उन पैसों को जल्दी से उन सिंगापुर वाली क्लाइंट्स को सेंड कर दो। जी बॉस। पैसे कहां गए? क्या हुआ, मुंह पर 12 क्यों बज गए तुम्हारी? बॉस, इसमें पैसे नहीं है। बहुत अच्छे, मतलब अकाउंट में आते ही उड़ा दिए। यही है तुम्हारे घर के तौर तरीके? मैं कुछ नहीं जानता, जल्दी से मेरे पैसे वापस करो। बॉस, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं अभी आया। वंश पूरा पसीने पसीने हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। घबराते हुए वो अपने घर आया और घर आते ही उसने सारा घर सिर पर उठा लिया। तुम इतनी फिजूल खर्ची किस लिए करती हो? रिधिमा, जो पैसे तुमने अपनी शॉपिंग में लगाए वो मेरे नहीं, मेरे बॉस के थे। अब बताओ मैं क्या करूं? क्या जवाब दूं अपने बॉस को? माफ कर दीजिए। क्या माफ कर दीजिए? तो इतनी ज्यादा फिजूल खर्ची पर उतर आई है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। अब बता कि मेरा बेटा क्या करे। माँ, अगर कुछ नहीं किया तो पता भी है क्या होगा? हमारा ये घर पूरा जब्त हो जाएगा, हम सड़क पर आ जाएंगे। मेरी समझदार पत्नी के पास तो कोई जमा भी नहीं है, मैं क्या करूंगा? माँ, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, हमारे पास खाने को नहीं होगा और हमारी अच्छी खासी जिंदगी नरक बन जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये लीजिए जेठ जी, पैसे पूरे 10 लाख ही हैं। आपको ऐसे ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपने घर वालों के लिए हिसाब है। पूजा, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? मैं विराट जी की कमाई का आधा हिस्सा बचा कर रखती हूँ, बस इसीलिए जरूरत के वक्त मेरे पास पैसे निकल आए। आप ले लीजिए, घर की इज्जत बची रहेगी। बाद में आप थोड़े थोड़े करके विराट जी को इन्हें चुका देना। पूजा से वंश ने पैसे ले लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो रिधिमा, कुछ सीखो अपनी बहन से। इस तरह से चलने वाली औरतें ही समझदार होती हैं। ये नहीं कि जो हाथ में आया उसे आते ही खत्म कर दो। भविष्य के लिए पैसा बचाना पड़ता है, क्योंकि हालात कभी एक जैसे नहीं रहते और बुरा वक्त भी पूछ कर नहीं आता। वंश की बातें सुनकर रिधिमा को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी और साथ ही ये एहसास भी हो रहा था कि जिस बहन को वो गरीब बोलती थी, असल में वो गरीब नहीं, समझदारी से चलने वाली थी। अब मुंह को दुबकाए मत खड़ी रहे, अपनी बहन से सीख ले, समझ आया? वाह बहू, आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरी बहू है। रेखा की बात को सुनकर पूजा खुश हो गई तो वहीं रिधिमा का सिर शर्म से झुक गया। जिस पूजा को आज तक गरीब गरीब कहकर रिधिमा चिढ़ाती थी और सास और नंद भी ध्यान नहीं देती थी, आज पूजा को उन्हीं से मान सम्मान मिल रहा था। और अब सभी घर वालों को पूजा की अहमियत और अच्छाई का पता चल गया था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।